नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास करते हैं। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज अपने जो अध्ययन का विषय है वो है भारत की विदेश नीति। टॉपिक क्या है? भारत देश की विदेश नीति। बच्चों, यानी कोई भी एक स्वतंत्र देश है वो अपने जो अन्य जो देशों के साथ कैसे संबंध रखता है, कूटनीतिक, सामरिक, सैनिक, व्यापारिक, मैत्री आदि संबंधों के बारे में हम जो भारत के जो संबंध हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और यह इसका पार्ट 1 है। क्लियर बच्चों? इसमें हम भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं, नीति के आदर्श, उद्देश्य और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के क्या संबंध रहे हैं, इतिहास में वर्तमान में क्या संबंध है, इन आदि बातों की परिचर्चा इस क्लास में जारी रखेंगे। भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है, अतः इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, यानी देश जब स्वतंत्र हुआ था उससे पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। परंतु विश्व मामलों में भारत की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। इसका सांस्कृतिक अत्यंत गौरवमय रहा है, न केवल पड़ोसी देशों के साथ अभी तो दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत के सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध आदान प्रदान होता रहा है। आज भी अनेक पड़ोसी देशों से उनकी सांस्कृतिक छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय विदेश नीति मूलतः बदलाव से गुजरी। आज भारत की विदेश नीति कहीं अधिक यथार्थवादी और भारत के मुख्य हितों को साधने वाली है। नीतिकारों ने काफ़ी दक्षता से काम लेते हुए अमेरिका से बेहतर रिश्ते बनाए, चीन के साथ तनाव कम किया, लंबे वक्त तक उपेक्षित दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की ओर रुख किया। इजराइल के साथ रिश्तों में बदलाव आया। सोवियत संघ के विघटन से शक्तिशाली समर्थन में कमी के बाद परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में तेजी से आगे बढ़ाया। 1998 में परमाणु परीक्षण किए। विभिन्न विचारधाराओं की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों ने देश की उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था से अप्रासंगिक होने से बचाया। अब बात करेंगे भारत की विदेश नीति के उद्देश्य। यानी उद्देश्य क्या है भारत की विदेश नीति के, इनका अध्ययन करेंगे। क्लियर? उद्देश्य या आदर्श। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ने सितंबर 1946 में प्रेस सम्मेलन किया था। यानी एक समाचार पत्रों वालों को बुलाया और एक प्रेस सम्मेलन किया और कहा था वैश्विक वैदेशी संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। गुटों की खिंचातान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करना तथा जातीय भेद की नीति को सुदृढ़तापूर्वक उन्मूलन करने का प्रयत्न करेगा। यानी स्वतंत्रता के बाद जब नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये कहा कि हम जो अन्य जो देश है उनके जो स्वतंत्रता है, आत्मनिर्णय का जो अधिकार है, उनकी रक्षा करेंगे और देश में जो जातीय विभेद है उसका उन्मूलन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही दुनिया में शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की और सद्भावना का प्रसार करेंगे। यानी सभी देशों को साथ लेकर शांति और सद्भावना की बात और उसी की नीति अपनाई जाएगी। निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। नेहरू का कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। यानी नेहरू जी द्वारा कही गई वो बात आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है, क्योंकि उसी के अनुसार यह भारत देश की विदेश नीति का संचालन हो रहा है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान की धारा
के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है, यानी भारत की विदेश नीति किस प्रकार की होगी वो अनुच्छेद 51 में दर्शाया गया है, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यानी भारत देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। यानी भारत देश और उनके जो राज्य हैं उनके बीच में सद्भावना और शांति बनाए रखने का प्रयास करेगा और न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधियों के सम्मान करेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून है या कोई संधियाँ है तो उनका भी सम्मान करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच निर्णयों द्वारा निपटाने की नीति को बढ़ावा देगा। यानी अगर किन्हीं देशों के मध्य या भारत के अन्य देशों के मध्य अगर कोई विवाद हो भी गया है तो पंचों के माध्यम से उसे निपटाने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति प्रमुख आदर्श एवं उद्देश्य निम्नलिखित है। यानी ऑब्जेक्ट क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। यानी पहला क्या है, शांति व सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना। यह पहला उद्देश्य है। दूसरा है सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। यानी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से हल करना। अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनको मध्यस्थता से हल करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करना। तीसरा है सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मान पूर्वक संबंध बनाना। सभी राज्यों व राष्ट्रों के बीच संबंध बनाना। क्लियर, परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संधियों के पालन में आस्था बनाए रखना। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है संधि में आस्था बनाए रखना। यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि और कानून है उनमें भी आस्था बनाए रखना। अगला है सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने पृथक रखना और ऐसी गुटबंदी को निरुत्साहित करना। यानी सैनिक गुटबंदी से दूर रहना। सैनिक गुटबंदी से दूर रहना और उसको निरुत्साहित करना। अगला है उपनिवेशवाद को चाहे वह कहीं भी हो किसी भी रूप में हो विरोध करना। यानी उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का विरोध चाहे वह किसी भी रूप में हो या किसी भी जगह हो उसका विरोध करना। यह भारत की विदेश नीति के अंग है। अगला प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावनाओं को निरुत्सित करना। यानी साम्राज्यवाद का विरोध करना। साम्राज्यवाद का विरोध करना। अगला है उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद
जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हैं। यानी साम्राज्यवाद, जातिवाद आदि से पीड़ित देशों की मदद करना। अगला है सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश, प्रौद्योगिकी के अंतरण और उनके कार्योन्मुलक क्षेत्रों में सहयोग करना, परस्पर लाभप्रद सहयोगी ढांचा विकसित करना और प्रयोजनार्थ व्यापारिक एवं व्यावसायिक संपर्कों को सक्रिय और सहज बनाना। यानी व्यापार तकनीक को बढ़ावा देना। अगला, सभी देशों में लोगों की सृजनात्मक भावनाओं को उन्मुख करने की प्रेरणा, लोकतंत्र के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्देश्यों का समर्थन करना, लोकतंत्र के पक्ष में सार्वभौमिक सामंजस्य और शांति विकास के अनिवार्य आधारों के रूप में मजबूत से इसे शामिल करना। यानी लोकतंत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, द्विपक्षीय संबंधों का संवर्धित करने और विश्व शांति में स्थिरता तथा बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करना, देशों में कार्य करने के लिए P5 देशों की प्रमुख शक्तियों के साथ कार्य करना। यानी जो एक ध्रुवीय व्यवस्था से हटाकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना करना, उसमें सहयोग करना, बहुध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ाना। और लास्ट है, हमारी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता और बिंदु दक्षिणी एशिया से अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना, इस क्षेत्र में स्थायी और समझबूझ के वातावरण को तैयार करने के लिए हम साथ में काम करना। यानी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना। इस प्रकार हमने भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख उद्देश्य देखे वो आपके सामने हैं। पहले, शांति और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना, यानी विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए कोई भी कार्य है तो उसे हर संभव तरीके से संपन्न करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को उनके मध्यस्थता से हल करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई विवाद हो गए हैं तो मध्यस्थताओं पंचों के माध्यम से उसे सोल्व करना, ताकि किसी भी देश का अहित न हो। अगला, सभी राज्यों व राष्ट्रों के बीच संबंध बनाना, यानी भारत व अन्य देश हैं या अन्य राज्य हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, जिससे वे एक दूसरे में सहयोगी बने। अगला, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों संधि में आस्था बनाए रखना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई कानून बना है, संधि भी है, तो उसका भी पालन करना। जैसे विश्व में परमाणु बम का निशस्त्रीकरण, परमाणु बम बनाने में थोड़ी सी कमी करना, पर्यावरण से संबंधित है, वृक्षों से संबंधित है, कोई बीमारी को लेकर, डिजीज को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो जो संधियाँ हुई हैं उनका पालन करना, ओजोन क्षय है तो उसके लिए भी कार्य करना, कार्बन जो उत्सर्जन है उनको कम करना, ये सारी अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ हैं, कानून हैं, उनमें आस्था बनाए रखना। अगला है सैनिक गुटबंदी से दूर रहना, यानी विश्व में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो पावर बनकर उभरे थे, सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों के जो गुट थे उनसे अलग होकर भारत ने एक नए गुट का सृजन किया। वो किसी भी गुट का समर्थन नहीं करता, वहीं उस कोशिश ये कि अमेरिका से अगर फ़ायदा हो तो वो भी उठाए और सोवियत संघ से अगर कोई फ़ायदा है तो वो भी ले, और अन्य देशों को भी ये बात हस्तांतरित करे फ़ायदे की बात। सैनिक गुटबंदी से दूर रहना। अगला है उपनिवेशवाद का विरोध। जो शक्तिशाली पूंजीवादी देश है वो कमज़ोर देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं, वो कहीं भी उपनिवेश स्थापित करें, इस बात का विरोध करना भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश नीति है इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही साम्राज्यवाद का विरोध करना, यानी विश्व में अगर कोई साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है तो उसका भी विरोध करना। साम्राज्य, जातिवाद आदि से पीड़ित देशों की मदद करना, यानी जो साम्राज्यवाद, जातीय भेदभाव आदि से पीड़ित है तो उन देशों की मदद करना ताकि वह जल्द से जल्द इन परेशानियों से
छुटकारा पा सके। व्यापार तकनीक को बढ़ावा देना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देना, जिससे जो कमजोर तबके के जो देश हैं उनके साथ व्यापार बढ़े, उनके साथ तकनीक का हस्तांतरण करें ताकि वह भी अपने आत्मनिर्णय के अधिकार को अच्छे से अच्छे सफल बनाएं। इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार तकनीक को आपस में बढ़ावा देने की बात भी भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। लोकतंत्र को बढ़ावा देना, यानी आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का प्रमुख तत्व रहा है, क्योंकि जो देश पूंजीवाद का विरोध कर रहा है भारत, इसी प्रकार वहाँ पर पूंजीवाद और उपनिवेशवाद का जो विरोध है कि इससे दूसरे देशों के जो लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, शोषण से वह अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। भारत इसके लिए लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करता है, वहाँ के लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार देने की बात कर रहा है। क्लियर। बहुध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ाना, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था अमेरिका ही सर्वेसर्वा हो गया, इसकी बजाय भारत ने बहुध्रुवीय व्यवस्था की बात कही, जिससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग बना रहे, एक व्यक्ति की दादागिरी या एक देश की दादागिरी न हो। पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना, यानी भारत देश है जो अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ सद्भावनाओं की नीति अपनाता है, चाहे वह कितना ही कठोर निर्णय क्यों न ले उनके विरुद्ध, किंतु वह भारत देश है जो चाहता है कि वह अपने पड़ोसी के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित रखे जाए और शांति बनाए रखी जाए और सुरक्षा स्थापित की जाए। इस प्रकार भारत की विदेश नीति के ये प्रमुख उद्देश्य हैं जो मैंने आपके सामने बताए थे। अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व। यानी अब अपना जो टॉपिक है भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व, भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व। डॉक्टर वीपी दत्त के अनुसार ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालिक अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व रहे हैं। यानी भारत में जो ऐतिहासिक परंपराएं रही हैं, भौगोलिक स्थिति रही है और भूतकाल में जो हमने अनुभव प्राप्त किए हैं इतिहास में, उसी से हम भारत की विदेश नीति को निर्माण करने में सक्षम हुए हैं या तैयार हुए हैं और उन्होंने इन तत्वों को प्रभावित भी किया है। क्लियर। पहला है भौगोलिक तत्व, यानी भारत की विदेश नीति के निर्माण तत्वों में पहला है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसने भारत की विदेश नीति के निर्माण में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, किसी भी देश की नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक स्थिति प्रमुख और महत्वपूर्ण निर्णय होती है। के.एम. पणिक्कर के अनुसार जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व हुआ करता है। यानी प्रादेशिक अगर सुरक्षा करनी है तो उसके लिए भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण है। एक अन्य स्थान पर पणिक्कर लिखते हैं कि यह समझना कठिन नहीं है कि भूगोल का सुरक्षा से कितना संबंध है, क्योंकि हर देश की भौगोलिक विशेषताएं में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता और उसी के अनुसार वह अपनी विदेश नीति का बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक देश की विदेश नीति कुछ स्थायी पहलू होते हैं। वास्तव में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि विदेश नीति भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। यानी यह अगर बात कह दें कि भूगोल द्वारा विदेश नीति तय होती है तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, क्योंकि देश की जो भौगोलिक स्थिति है उसी से उसकी विदेश नीति तय होती है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा बने थे। इन्होंने कहा था किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने भी यही कहा है कि किसी भी देश की भौगोलिक जो स्थिति है उसी से ही उसकी विदेश नीति का संचालन होता है। डॉक्टर एयर्स का मत है कि समझौते तोड़े जा सकते हैं। यानी दो देशों के मध्य अगर कोई समझौता है वो तोड़े जा सकते हैं। संधियां भी एक तरफा समाप्त की जा सकती है। यानी संधियां भी एक तरफ से समाप्त की जा सकती है, किंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। किंतु इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कभी नहीं बदलती है। भूगोल अपने शिकार को पकड़े रहता है। भारत के संदर्भ में उपयुक्त बातें सही हैं। भारत की विदेश नीति के निर्माण में भारत का आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतमालाएं
ने विशेष स्थान रहा है। यानी भारत के एक तरफ तो विशाल समुद्र है, तो दूसरी ओर ऊंची ऊंची चोटियों की पर्वतमालाएं हैं, और उससे ही उसकी भौगोलिक स्थिति तय हुई है। उत्तर भारत में साम्यवादी गुट के दो प्रमुख देशों सोवियत रूस और चीन बिल्कुल समीप है। यानी भारत में उत्तर की ओर एक तरफ सोवियत चीन है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी है, समीप है। भारत की एक और छोर पर पाकिस्तान है, तो दूसरी छोर पर उसकी समुद्री सीमा, यानी एक तरफ और पाकिस्तान है तो दूसरी ओर उसकी समुद्री सीमा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य चिंता का विषय था। यानी भारत ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की तो उसकी जो लंबी सीमाएं हैं वो उसकी चिंता का विषय थी। यदि भारत साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाता तो समुद्री सीमा पर खतरा उत्पन्न हो जाता, क्योंकि पश्चिमी गुट का अपनी नौसैनिक शक्ति के कारण हिंद महासागर में दबदबा था। अगर भारत की स्थिति ऐसी थी कि अगर वो सोवियत संघ में शामिल हो जाता तो हिंद महासागर में पश्चिमी देशों का दबदबा का था, वहां से उसको प्रॉब्लम हो जाती, खतरा हो जाता है। यदि पश्चिमी गुट में सम्मिलित हो जाता तो उत्तरी सीमा पर साम्यवादी राज उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाते। अब ये विपरीत स्थिति, अगर वह पश्चिमी देशों के साथ होता तो उत्तर से साम्यवादियों से प्रॉब्लम हो जाती। इन भौगोलिक परिस्थितियों में विदेश नीति की दृष्टि से भारत के लिए यह उचित है कि वह दक्षिण में समुद्री सीमाएं सुरक्षित बनाए रखने के लिए ब्रिटेन से मैत्री संबंध रखे और अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए साम्यवादी देशों के अनुकूल संबंध बनाए रखने की चेष्टा करे। यानी दोनों के साथ वह अनुकूल संबंध बनाए रखने की चेष्टा करे। हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि वह स्वतंत्र एवं शांति का क्षेत्र बना रहे। भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रिटेन के इस क्षेत्र से हट जाने से किसी भी प्रकार की शक्ति शून्यता स्थिति पैदा हो गई थी। भारत की यही धारणा है कि यदि कोई शून्यता उत्पन्न हो गई तो हिंद महासागर में अमेरिका के सैनिक अड्डों का उतना ही विरोध है जितना कि वह क्षेत्रों में बढ़ते हुए सोवियत संघ के प्रभाव का विरोध कर रहा है। यानी भारत अगर कोई शक्ति शून्यता की बात कर रहा है और वह जो दक्षिण में महासागर है वहाँ पर अगर अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया तो उसका भी विरोध करे जितना कि सोवियत संघ का वह विरोध करे उत्तर में। भारत की यह धारणा है कि इस क्षेत्र में महाशक्तियों की गतिविधियां बढ़ जाने से उसकी सीमाओं या व्यापार को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यानी इन दोनों जो महाद्वीपीय जो बायोपोलर थे राष्ट्र, उनकी अगर गतिविधियां बढ़ गई तो भारत की विदेश नीति में शांति और व्यापार के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। 1997 में भारत तथा 13 अन्य देशों ने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इंडियन ओशन रीफ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन हिम्मत शेक्स के संगठन की घोषणा की। यानी ये जो हिंद महासागर के जो देश थे जो जिनकी सीमाएं हिंद महासागर से छू रही थी, उन देशों ने मिलकर एक हिम्मतेक्स नाम का एक संगठन बनाया। वस्तुतः भूमंडलीकरण से एक तरफा दबाव के प्रतिकार में हिम्मतेक्स का उद्भव हुआ, जो कि दक्षिणी अर्थात विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने वाला संगठन सिद्ध हुआ। भारत भविष्य में भी हिमालय पर्वत और हिंद महासागर व अन्य दो पश्चिमी समुद्रों की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय परिवहन व्यापार में विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर थी। इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी देश की अगर भौगोलिक स्थिति से उसकी विदेश नीति का संचालन होता है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दूसरा है गुटबंदियां। गुटबंदी यानी एक गुट में शामिल हो जाना, एक के अगर पक्ष में रहोगे तो दूसरा विपक्ष में आ जाएगा, यह गुटबंदी है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो विश्व दो गुटों में विभाजित था। यानी भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो विश्व उस समय दो गुटों में विभाजित था, एक यूएसएसआर और एक सोवियत संघ। अतः हम इसके बारे में और तो भारत की जो विदेश नीति है उसके संबंध में हम गुटबंदियों के बारे में बात कर रहे थे। और गुटबंदियों जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो भारत उस समय विश्व परिप्रेक्ष्य में दो गुटों का समावेश था। एक तो बायोपोलर जो व्यवस्थाएं बन रही थी, एक तो सोवियत संघ की थी जो साम्यवादिता को बढ़ावा दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक अमेरिका था। अब भारत आज़ाद होने के बाद किस व्यवस्था की ओर अपनी बात रखे, उन्मुख हो, तो उसके बारे में भी भारत की विदेश नीति का यह मुख्य विषय रहा है। तो उसमें गुटबंदी में शामिल होना ये एक प्रमुख पक्ष रहा है। तो इसमें हम देखेंगे जब भारत स्वाधीन हुआ तो विश्व दो गुटों में विभाजित था, अमेरिका और सोवियत संघ में मनमुटाव इतना बढ़ गया कि यह मनमुटाव शीत युद्ध में परिणत हुआ। शीत युद्ध की इस राजनीति में भारत क्या करता है या किस गुट से पृथक रहता है उसमें मिल जाता है। भारत ने पृथक रहना ही ठीक समझा। यानी भारत जो देश है उसने न तो
पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन किया, न साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन किया, क्योंकि अगर वह एक गुट में शामिल होता है तो दूसरा गुट नाराज हो जाता है। तो अतः वह न इस गुट में शामिल हुआ न उस गुट में शामिल हुआ। क्लियर? और वह दोनों गुटों के बीच सेतुबंध का कार्य करना चाहिए, यानी वह तो इस गुट में भी सम्मिलित नहीं हुआ न इसमें हुआ, वह दोनों के मध्य एक सेतु पुल के रूप में कार्य करना चाह रहा था। भारत द्वारा तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाने का प्रधान कारण भी यही रहा कि विश्व दोनों गुटों में किसी भी गुट के साथ न रहे बनने से भारत को हानि नहीं हुई। उसके हित दोनों गुटों के मध्य तनाव को कम करने में निहित था, क्योंकि एक विश्व युद्ध दूसरी भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर सकता था। यानी अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाता तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको तहस नहस कर जाता। वहीं भारत का अगर 1947 में आज़ाद हुआ था, उसकी विदेश नीति इतनी सक्षम नहीं थी, नहीं उसके जो औद्योगिक व्यापार है, उद्योग है, न तकनीक है, न उसके बाद इतना सक्षम था। अतः अगर किसी एक गुट में सम्मिलित हो जाता तो एक गुट जो उसका विपक्ष है वो उस पर आक्रमण कर देता और विश्व में अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता तो यह निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति को बहुत रूप से प्रभावित करता और भारत की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त कर देता और उसका आर्थिक स्वर्ण युग की प्राप्ति का स्वप्न हमेशा के लिए छिन्न भिन्न हो जाता। यानी भारत जो आर्थिक समृद्धि का जो स्वप्न देख रहा था वह उसका स्वप्न छिन्न भिन्न हो जाता। असंलग्नता की स्थिति दोनों गुटों के मध्य कार्य कर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता और योग बनती है। यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति और सुरक्षा की बात कही, दोनों गुटों में शामिल न होकर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तनाव था, शीत युद्ध था, उसको समाप्त करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रकार गुटबंदी से अलग होकर असंलग्नता और गुट निरपेक्षता नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट की उसने जो सिद्धांत दिया वो विश्व परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहा है। क्लियर? आगे है विचारधाराओं का प्रभाव। नेक्स्ट हमने देखा था गुटबंदियां, इसके आगे हम देखेंगे विचारधाराओं का प्रभाव। विचारधाराओं का प्रभाव। क्लियर? भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव पड़ा। यानी हर एक देश पे हर एक महान नेता होते हैं और उन्हीं महान नेताओं के अनुसार वह अपनी विदेश नीति का कार्यान्वयन करता है। जैसे आगे भी बात की गई थी, अमेरिका जहां पूंजीवादी विचारधारा थी उसकी तो उसका समर्थन कर रहा था, वहीं साम्यवादी चीन मजदूरों के हितों की बात कर रहा था। भारत में जो नेता थे, राष्ट्रपिता थे, उनकी विदेश नीति, उनकी जो विचार थे, उन्हीं के विचारों को भारत की विदेश नीति पर इसका प्रभाव पड़ा। यानी अहिंसा और शांति, यानी विश्व में एक शांति व्यवस्था स्थापित हो और अहिंसा के मार्ग पर विश्व चले, ऐसी विचारधारा गांधी जी की थी। और उन्होंने भारत की जो विदेश नीति का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने इस बात को लेकर इस कदम को आगे बढ़ाया। इस विचारधारा से प्रभावित होकर इस संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई। यानी 51 अनुच्छेद में विश्व शांति की चर्चा की गई है। हर्षडाउन लिखते हैं, गांधी के शांतिवाद ने देश में यह भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौते स्थापित की जा सकती है, रक्षात्मक संगठन बनाए जा सकते हैं तथा भारत का यह कर्तव्य है कि वे विरोधी पक्षों से अलग रहे, उनमें मध्यस्थता का कार्य करें। यानी दो देश अगर लड़ रहे हैं तो उसमें बीच में रहें और दोनों देशों में सुलह कराने की बात वह करें। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित तथा अशोक द्वारा प्रचारित अहिंसा की संकल्पना और अकबर व शिवाजी द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता की भावना ने भारत की विदेश नीति को बराबर प्रभावित किया। यानी भारत के जो महान नेता थे, महान मार्गदर्शक थे, जिनमें महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक और अकबर और शिवाजी की जो असहिष्णुता की नीति है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से बनाए रखना, उसने भी भारत की विदेश नीति को बड़ा प्रभावित किया। भारत की विदेश नीति अरविंद टैगोर, M.N. रॉय के मानवतावादी विचारों को भी प्रतिबिंबित करता है। भारतीय झंडे में अशोक चक्र भी इस बात का सूचक है कि भारत में विश्व में शांति और मित्रता की व्यवस्था बनी रहे और भारत इसमें लगातार अपना कार्य करे। इस क्लास के बाद हम अगली क्लास में भी भारत की विदेश नीति के बारे में जारी रखेंगे। इस क्लास में इतना ही और निश्चित रूप से मैं कोशिश की है मैंने कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होगी। आपको अगर इन चीज़ों में समझ में आई और कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर दूं। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।